हेलो दोस्तों, टुडे वी आर स्टार्टिंग एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी। ये एक्चुअली वर्क एनर्जी एंड पावर है। वर्क एनर्जी एंड पावर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ये, और इस पर इस टाइप का फोर्स है, और इस टाइप का फोर्स लगाने पर मतलब जैसे कोई बच्चा फर्श पर या किसी रोड पर, जैसे कोई बच्चे गाड़ी चलाते हैं इस टाइप से, जैसे कोई ये गाड़ी समझो, और ये ऐसा रस्सी से बांध कर ऐसा गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा इस टाइप का फोर्स है। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में तो हम वर्क कब कहेंगे? जब हमारे पास फोर्स है और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें देगा वर्क। सपोज ये हमारे पास फोर्स है और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमें फोर्स लेना है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है फोर्स के डायरेक्शन में। सो ये थीटा है, तो ये हुआ एफ कोस थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा। बट इधर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होने पर वर्क नहीं आएगा, और इधर मूवमेंट भी नहीं है, तो इस वजह से ये आएगा हमारे पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यहां है हमारे पास एफ कोस थीटा इंटू एस, तो आएगा एफ एस कोस थीटा वर्क। वर्क का जो यूनिट है वो होता है जूल, और या हम इसके फॉर्मेट में भी देख सकते हैं कि यहाँ न्यूटन है और यहाँ मीटर है, या न्यूटन मीटर हो। और फोर्स ऐसा भी होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे कि मास हुआ केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक और मीटर है और ये फिर मीटर है, तो ये आएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये एक और यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। जूल जो है ये एसआई यूनिट है, अर्ग सीजीएस यूनिट है। इतने के बाद वर्क होता है, सबसे पहले वर्क जो है हम डिफाइन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में। फोर्स होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साइड में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में, तब उनका एक वर्क आएगा। वर्क हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जबकि फोर्स की डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स अलग हो और डिस्प्लेसमेंट अलग हो, मतलब उनके जैसे हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्मेट में पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि टेंशन ने कितना वर्क डन किया, या ऐसा आएगा कि हमारे पास कि वर्क डन बाय टेंशन या वर्क डन बाय नॉर्मल,
इस टाइप का आएगा तो उन स्पेसिफिक फोर्स से हमें बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट किधर की साइड है और वो फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या है, उनके बीच में जो एंगल है मतलब थीटा जो हमने ये लिया है थीटा, और उनके बीच में एंगल कितना है वो यहाँ ऐसे पुट करना पड़ेगा। हमारे पास फिर आएगा एफ एस और कोस थीटा। जो एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में बनता है वो होता है थीटा, उसे लेना है हम कोस के साथ। कोस के साथ क्यों लेना है, क्योंकि ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये आई है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आई है वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा यूनिट हुआ जूल न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर केजी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग सीजीएस में यूनिट है, जूल एसआई यूनिट है, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जूल। वर्क होता है ये स्केलर क्वांटिटी है और इनके डॉट प्रोडक्ट से आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क है हमारे पास। जो हमारा वर्क है जब तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हमें एक स्पेसिफिक फोर्स लिया है हमने। स्पेसिफिक फोर्स मतलब एक कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू है। कांस्टेंट फोर्स मतलब वो वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो हमें पूरा टाइम लेना है जब तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हमने सपोज ये लिया और इसको हमने एज्यूम किया है कांस्टेंट है और वही कांस्टेंट फोर्स हमने यहाँ पुट किया है, तो इसलिए F इंटू एफ डॉट एस हम कर पाए हैं। बाकी हम डिफरेंट फोर्स के मतलब जो हमारे फोर्स है हमारे पास उनसे कितना वर्क हुआ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3D में हम एक एग्जांपल देखते हैं या 2D में एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ ए पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये x1 y1 और इसको ये हमारे पास x है, ये y है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर। और ये इसको हम यहां से यहां ले गए हैं कहीं, मतलब B पॉइंट पर x2 और y2 पॉइंट पर ले गए हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। तो हमें इसका सबसे पहले हमें एक स्पेसिफिक फोर्स दे रखा होगा और ये हमें पॉइंट दे रखे होंगे कि हमें बताना होगा फिर फोर्स। तो फोर्स की मल्टीप्लाई लगती है डिस्प्लेसमेंट में, तब हमारे पास आता है वर्क। तो हमें हर वर्क फाइंड करने के लिए यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सपोज ये एस वेक्टर है, ये हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हमारे पास ऐसा डिस्प्लेसमेंट आएगा। हमारे पास फोर्स वेक्टर कुछ दे रखा होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई लगाने से फिर हमारे पास आएगा वर्क ऐसा। ये 3D में भी हो सकता है, मतलब Z2 माइनस Z1 के कैप ऐसा। हमें वहां प्लस लगाना होगा फोर्स वेक्टर। जो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ये एग्जांपल से है क्या। तो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स को पढ़ देता हूं, मैं ड्रॉ कर दूंगा, बाकी समझ आ जाएगा फिर इससे। A box is moved on a horizontal surface
इसमें लिखा है अ बॉक्स इज मूव्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक बॉक्स है जो मूव करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बाय अप्लाइंग अ फोर्स 60 न्यूटन, इस पर 60 न्यूटन अप्लाई किया है फोर्स, एंगल थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री पर इस पर 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ से ये कहीं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और ये 60 डिग्री के एंगल पर 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है और ये बॉक्स टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो सपोज इस फोर्स पर ये 500 मीटर गया यहाँ बॉक्स, तो हमें बताना है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और जो उनके बीच में एंगल है कोस के साथ, कोस थीटा। तो वर्क डन जैसे 60 है तो हमारे पास हुआ 60 कोस 60, 60 कोस 60 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट 500, 60 मल्टीप्लाई कोस 60 1/2 मल्टीप्लाई 500, ये हुआ 30, 5 15 और ये हमारे पास 3 0 1 2 3 जूल, जूल हमने दिखा दिया कैपिटल जे से। सो वर्क इज इक्वल टू, ये आया हमारे पास, ये एग्जांपल हुआ कि हमारे पास कोई बॉक्स था और 60 न्यूटन अप्लाई किया है इस पर 60 डिग्री के एंगल पर और ये 500 मीटर गया है, तो हमें बताना है वर्क डन इसका। बट इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमने इस टाइप का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 2 पॉइंट होंगे और उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, फिर हमारे पास एक फोर्स वेक्टर होगा, उसे मल्टीप्लाई करनी होगी, ऐसा है। तो ये है हमारे पास पार्टिकल इज मूव्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन, मतलब ये हमारे पास एग्जांपल 2 है, F वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन फ्रॉम अ पॉइंट 2 3, ऐसा कुछ हम इसको बना देते हैं 1 2 3 1 2 3, ऐसा x ये y, जो डिस्प्लेसमेंट S1 देखते हैं, S1 इसमें पॉइंट दिया है वो है 2,3 मीटर पर 2,3 मीटर पर 2,3 2,3 2 3 मीटर टू 3,0 मीटर 3,0 मीटर 3,0 मीटर, यहां से यहां इसको ले गए हैं ये वाला फोर्स लगा कर, तो हमें बताना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ पार्टिकल, वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ पार्टिकल। सो एक पार्टिकल जो 2,3 पॉइंट पर है और उसको 2,3 पॉइंट से 3,0 पॉइंट पर ले गए हैं 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन का फोर्स लगा करके, हमें बताना है वर्क डन बाय फोर्स, मतलब इस वाले फोर्स से कितना वर्क डन हुआ है इस पार्टिकल को 2,3 पॉइंट से 3,0 पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो हम देखते हैं F इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट S 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट, ये 3 माइनस 2 मतलब 1 आएगा तो 1 के साथ i कैप, ये 1 के साथ i कैप हुआ, प्लस हुआ ये 0 को -3 मतलब ये -3 हुआ, j कैप 3 ये पॉइंट ये वाला कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है, फिर प्लस माइनस ऐसा जाता है, प्लस माइनस ऐसा, मतलब i के साथ ऐसा प्लस फिर प्लस माइनस माइनस फिर 12, इस टाइप का फोर्स हमारे पास आएगा -9 जूल।
हमारे पास इस टाइप का फोर्स है। मतलब एक दो और एग्जांपल जो हों तो हमारे पास, बाकी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। मतलब इसके बाद देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन क्या होते हैं। बेसिकली वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। तो इन तीनों के फॉर्मेट में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे तो उनका कोस थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन, हम देखते हैं कि कोस थीटा कब कब पॉजिटिव होगा, कोस थीटा कब कब पॉजिटिव होगा, उनके लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। जैसा कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस पर एफ और एस एक्यूट एंगल पर लगे हैं, थीटा एंगल पर, तो यहां वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री पर वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जब तक पॉजिटिव होगा जब या ये बॉक्स है हमारे पास और इसकी डायरेक्शन में हो एस भी और एफ भी सेम डायरेक्शन पर, या जीरो हो, एंगल जीरो हो इनके बीच में, थीटा जीरो भी हो तो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। कब कब पॉजिटिव होगा वर्क डन? एक्यूट एंगल पर, थीटा मतलब लेस देन 90 डिग्री, या थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री तो बिल्कुल 90 से बिल्कुल ही कम, या कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में हो फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो, या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, तब ये ठीक है, तब ये पॉजिटिव वर्क डन है। या हम इसको एनर्जी फॉर्म में देखें तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो तब तक वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जैसा कि हम किसी गाड़ी से समझ सकते हैं कि जब तक उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तब तक वर्क डन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग है तो भी वर्क डन पॉजिटिव होता है। इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन हो रहा है कि जैसा कि सपोज ये बॉक्स है और इस पर टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में है बट इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। मतलब ऐसा कुछ रस्सी से बांधा हुआ है ऐसा, बट टेंशन तो हमेशा पुलिंग फोर्स है, बट हमेशा ये जो बक्सा है ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा बंध के, तो ये हमेशा फोर्स हुआ ऊपर की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल पाई हुआ, तो हम देखेंगे कोस पाई, फिर हम माइनस पुट करेंगे तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आएगा। हम फिर देखते हैं जीरो फॉर्मेट में। सपोज ये हमारा बॉक्स है और हमने इसको उठाने की कोशिश की, 12 मीटर इसको जाना था, हमने इसको उठाने की कोशिश की बट इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, जीरो, तो वर्क डन जीरो आएगा इस केस में भी। अगर ये 90 डिग्री पर लगता है, फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर करवाना है, तो इस केस में भी वर्क डन जीरो आएगा। ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारा सर्कुलर मोशन में ये रस्सी है, ये इससे बॉक्स बंधा है और हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ये हमारा एस की डायरेक्शन में और ये हमारा एफ की डायरेक्शन है। इस केस में भी सर्कुलर मोशन में वर्क डन
जीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होगा, cos 90 जीरो। हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन क्या है, एंगल पर डिपेंडेंट होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंडेंट होता है। ये हम अलग अलग फोर्स के तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम इसको टेंशन, नॉर्मल, उनके तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें कभी आएगा कि वर्क डन बाय टेंशन बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वर्क डन बाय वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके ऊपर हम एक एक क्वेश्चन करते हैं कि टेंशन, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट हैं टेंशन, जिनके ऊपर हम बात करेंगे, टेंशन, ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स। अभी हमने पिक किया है ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी पहला पॉइंट है। तो हम देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है। इसमें भी तीनों केस होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तीनों चांस होते हैं कि ये आ सकता है, नेगेटिव भी वर्क डन आ सकता है, पॉजिटिव भी वर्क डन आ सकता है और जीरो भी वर्क डन आ सकता है। अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यूज। जैसा हम देखते हैं ग्रेविटी की हमेशा, या हम इस फॉर्मेट में समझे कि हम फोर्स देखेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि सपोज ये हमारे पास mg फोर्स है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है ग्रेविटी, पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो हमारे कितने टाइप के वे हम कंसिडर कर रहे हैं, कितने टाइप के रास्ते हम कंसिडर कर रहे हैं ए टू बी पॉइंट जाने के लिए, उनसे इंडिपेंडेंट है। जैसे सपोज ये mg है और हमें इसको h हाइट से नीचे ले जाना है, यहाँ हमें इसको यहां ले जाना है, कहीं यहाँ। तो हम कितने टाइप के रास्ते हमने लिए हैं, कितने टाइप के रास्ते हमने चुने हैं, द नंबर ऑफ वेज विच हैव वी चोजन, उनसे इंडिपेंडेंट है कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में है ग्रेविटी। तो सपोज हमने ये इस रास्ते को ले गए, हम इसको, तो फोर्स, ये वेट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क आएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब mg h। h इसको जाना है, अब ये चाहे इस रास्ते से घूम के जाए, चाहे इस रास्ते से कहीं घूम के जाए, या डायरेक्ट इस रास्ते से जाए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट कैटेगरी में है। तो इसलिए कि कितने हमने वे हमने चूज किए हैं,
उनसे इंडिपेंडेंट है, तो हमको देखना है फोर्स और हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट mgh। बट हम अब एक और केस देखते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव केस में हुआ, हम देखते हैं कि नेगेटिव केस में कि ये हमारे पास mg है, m है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा एक mg। हमने ऐसे पकड़ा है ये, और हम इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ले गए हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। सपोज ये यहाँ था और हम इसको h हाइट पर ऐसे ले गए, h हाइट पर, है ना, तो इसका फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, और इनके बीच में एंगल पाई है, मतलब mg ये फोर्स हुआ इंटू h डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोस पाई हुआ, मतलब mgh कोस पाई मतलब नेगेटिव माइनस mgh। तो ये नेगेटिव कोर्स, ये नेगेटिव फोर्स mgh इस टाइप से आएगा। मतलब जब हम किसी चीज को अगेंस्ट द ग्रेविटी ले गए, क्योंकि ग्रेविटी तो लगेगी कांस्टेंट, बट कांस्टेंट नहीं लगेगी ग्रेविटी। कांस्टेंट क्यों लगेगी? कांस्टेंट नहीं लगेगी। हमने कांस्टेंट अज्यूम की है, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमने सपोज फील्ड कंसिडर किया, क्योंकि नियर द सरफेस है तो हमने ग्रेविटी कांस्टेंट अज्यूम की, बट कांस्टेंट है नहीं। जैसे कि हम सपोज यहाँ ग्रेविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, फिर ऊपर कहीं पॉइंटों में इसमें थोड़ा कहीं चेंज आएगा, कम हुई हो, यहाँ कहीं जी कुछ अलग है, यहाँ कहीं जी कुछ, बट थोड़ा बहुत फर्क आएगा, थोड़ा पॉइंट कहीं 100 पॉइंट बाद जाके यहाँ कम हो, कुछ यहाँ ज़्यादा आएगी, कुछ यहाँ ज़्यादा आएगी, ऐसा कुछ। बट हमने इसको एक कांस्टेंट अज्यूम किया, तो इसलिए हमने लिया mg और h ऊपर की डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी ले गए हम मास को एक को, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg नीचे की तरफ था हमेशा ही पूरा टाइम, हम उसको ऐसे ले गए ऊपर, और mg नीचे 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 लगता रहा, और हम इसको यहाँ ले गए, तो mg इंटू एच डायरेक्शन, उनके बीच में जो एंगल बना पाई, हमने पुट के mg इंटू एच इंटू कोस पाई -1 mgh, तो ये हुआ नेगेटिव वर्क डन। ये हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। इसका हम जीरो आएगा ये तब जब हम किसी सरफेस पर, ये जीरो कब आएगा? जीरो आएगा कि जब हम किसी सरफेस पर, ऐसा mg नीचे की तरफ है बट इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, कुछ सपोज ये अल्फा डिस्प्लेसमेंट है कुछ, तो जो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो आएगा 0, क्योंकि mg इंटू अल्फा इंटू कोस 90 डिग्री 0, कोस 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा आएगा। mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, और कोस 90 डिग्री, तो ये फिर 0 हो जाएगा। यानी हमारा 0 का एग्जाम्पल हुआ ये। तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव मतलब जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो रही हो तब भी पॉजिटिव आएगा, जब हमारा किसी mg की डायरेक्शन में हम जा रहे हो बस, और कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो, पॉजिटिव आएगा। 0 तब आएगा जब ये परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, डिस्प्लेसमेंट और mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तब 0 आएगा। और जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहे हो किसी चीज को, मतलब डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में जो पाई एंगल बनना हो, तो तब ये नेगेटिव आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल। सेकंड पॉइंट वर्क डन बाय नॉर्मल, इसके बाद फिर टेंशन। सो यहां देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल। तो सपोज ये हमारे पास
ऐसा कुछ m मास है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल हमेशा ऐसा लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इधर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है इसका। तो हम जब देखेंगे कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। थीटा एंगल वो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, मतलब ये 90 है यहाँ, तो n इंटू एस इंटू कोस 90, कोस 90 जीरो, तो यहाँ वर्क डन जीरो। सपोज ये कोई लिफ्ट है, ये मास ऐसा है और ऐसा नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा ऊपर जाएगा, ऊपर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है नॉर्मल। और ये सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल इस केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पाई है एंगल, तो एन इंटू एस इंटू कोस पाई मतलब माइनस एन एस, तो है निगेटिव वर्क डन हुआ। इस केस में भी तीनों होते हैं, पॉजिटिव बी, निगेटिव बी और जीरो बी। ये हमारा जीरो हुआ, ये निगेटिव हुआ। देखते पॉजिटिव के लिए हम हाँ, पॉजिटिव सपोज ये हमारे पास m मास है और ऐसा n है और ये ऐसा है, या ये लिफ्ट हुई, मास ये नॉर्मल और इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ऐसा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। और यहाँ क्योंकि n और s के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू एफ एस कोस पाई कोस थीटा जीरो, कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो डिग्री मतलब एफ एस मैक्सिमम। हाँ हमारा ऐसा, हम देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, नॉर्मली टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये फोर्स सिस्टम था, मतलब सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला है, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब सारी टेंशन का सम इंटू जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उन सारे वेक्टर्स का सम करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा। फॉर सिस्टम के लिए है, एक सिंगल मास के लिए नहीं है, सिंगल बॉक्स के लिए नहीं है, पूरे सिस्टम के लिए टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब सम ऑफ टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, हाँ सपोज ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है ए, दूसरा बॉक्स कनेक्ट है, इस बॉक्स का नाम है बी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस डायरेक्शन में है। हमें देखना है अब इस पर जो टेंशन है, ऐसा तो हमेशा टेंशन जो है पुलिंग फोर्स है, मतलब ऐसा लगेगा टी, ऐसा लगेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो हम देखते हैं वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए। सो हमें टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस जीरो डिग्री, क्योंकि ये उस सेम एंगल में है तो ये हमारे पास टी ऐसा है। हम देखते हैं वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस पाई,
पाई मतलब माइनस टी एस, ये माइनस टी एस। ये हमने देखा कि ये भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होता है? जीरो जैसा हम सर्कुलर मोशन में देखें, ये सर्कुलर मोशन है और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ये हमारे पास टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स ऐसा लगेगा, इस पॉइंट पर भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, S1 वेक्टर S2 वेक्टर सपोज, बट डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। वर्क डन बाय टेंशन in circular motion is equal to tension into displacement into cos थीटा, जो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, मतलब 90 डिग्री। ये हमारे पास आया जीरो। इसमें भी तीन होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल्स, इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल फाइंड करना होता है दो बॉक्स के बीच में। वो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी एंड ए ड्यूरिंग द गिवन डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा कोई सरफेस है और ये हमारा ब्लॉक ए है, 20 kg। ये ब्लॉक बी है 10 kg। इस पर फोर्स लगा है 120 न्यूटन। हमें बताना है वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऐसा ऑन ए एंड बी के लिए, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 100 मीटर। यहाँ हमें बताना है नॉर्मल वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन ए एंड बी। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स, इसमें क्या है, फोर्स निकालने के लिए, नॉर्मल फाइंड करने के लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, नॉर्मल फाइंड करने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन करके, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा। एक्सेलरेशन हमें जितने भी तरीके हमने देखे, पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले पूरे सिस्टम से एक्सेलरेशन निकालो, फिर उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सवाल इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ 20 और 10 30 है ऐसा, तो सपोज ये 30 है पूरा और इस पर 120 न्यूटन लगाया फोर्स, तो एक्सेलरेशन बताना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास मतलब 30 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये, तो ये 0 कट जाएगा और ये 3 4 12, 4 आया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये AC की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसके बाद करना होगा अलग अलग, हमें बतानी है क्योंकि वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन ए एंड बी। इसके बाद हम देखते हैं कि ए बी से निकालने के लिए अलग अलग बॉक्स हम इसको बना सकते हैं। जैसा ये हमारे पास नॉर्मल अगर हम इस पर ड्रॉ करें तो हमारे पास ऐसा आएगा, ये नॉर्मल इस नहीं, सरफेस पे सरफेस टच होता, तो ये नॉर्मल ऐसा और इस पर नॉर्मल ऐसा। तो हमें नॉर्मल फाइंड करने के लिए नॉर्मल की सेम वैल्यू होगी। अगर हम बात करने लग जाए कि वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द 10 kg, वर्क डन ऑन द 10 kg और ये कोई एफ दे रखा हो तो 0 आएगा। मतलब वर्क डन बाय द एफ, कोई स्पेसिफिक एफ दे रखा हो, या ऐसा समझो कि वर्क डन बाय 120 न्यूटन ऑन 10 kg, ऑन 10 kg, तो ये 0 आएगा क्योंकि जो फोर्स लग रहा है
उसी से ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब वर्क डन आएगा। यहाँ 120 न्यूटन 20 केजी के ब्लॉक पर लग रहा है, वैसे 10 केजी का जो ब्लॉक है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल से आएगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल बोलेंगे हम। तो अब हम वर्क डन बाय नॉर्मल, सो वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन नॉर्मल, सबसे पहले ऐसा, ये हमारे पास 10 केजी का ब्लॉक है, ये हमारा नॉर्मल इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा नॉर्मल, और इधर में 100 मीटर जाना है नॉर्मल। एक्सेलरेशन है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So normal is equal to mass into acceleration, mass into acceleration, मतलब 40 न्यूटन। सेम ये होगा, बट जो 20 पर लगेगा, जो 20 पर लगेगा वो -40 होगा, -40 ऐसा नहीं, -40 होगा। यहाँ ये बॉक्स ऐसा आ जाएगा। हमें बताना है 10 केजी के ब्लॉक पर, तो न्यूटन ऑन 10 केजी, 10 केजी वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन 10 केजी। 10 केजी के ब्लॉक पर नॉर्मल कितना है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 100, तो हमारे पास आएगा 4000 जूल। So work done by the normal on 20 kg, यही वाला फोर्स होगा बट माइनस वाली डायरेक्शन में, इज इक्वल टू -4000 जूल, -4000 जूल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजी हो जाएंगे। मतलब ये हमारे पास और भी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वर्क डन पे ही। कोई एक रॉकेट है, उसमें मास 0.1 केजी है और फ्यूल 0.3 केजी उसमें अंदर फिल है, 0.2 केजी, 0.02 केजी फ्यूल है, 0.02 केजी। हम फ्यूल को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो जो टाइम हम लेंगे उस टाइम तक खत्म हो जाएगा। 0.02 केजी फ्यूल है उसमें, और वो 3 सेकंड में जो है खत्म हो जाता है, 3 सेकंड में। सपोज यहाँ t इज इक्वल टू 0 है और इसके बाद ये कहीं पहुंचा होगा, धीरे धीरे सपोज यहाँ पहुंचा ये, इसके बाद इसमें फ्यूल खत्म हो गया। यहाँ इसकी स्पीड है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर ये खत्म हुआ है। यहाँ इसमें फ्यूल, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी ये है। हमें बताना है वर्क डन, हमें बताना है वर्क डन। तो वर्क डन बताने के लिए वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स हमारे पास है नहीं, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी नहीं है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है हमारे पास। एक्सेलरेशन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाली जो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले हम देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू है हमारे, v भी है हमारे पास, u भी है और
टी हमारे पास 3 सेकंड तक, तो टी भी हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी 20, यू हमारे पास 0, तो ये 0 है, इसको हटा देते हैं। ए एक्सेलरेशन हमको बताना है 3 सेकंड के लिए, ए इज इक्वल टू 20 सेकेंड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए आया हमारे पास। इसके बाद हमें चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो हम देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब 20 है ये वाला 20, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 20, तो यह है हमारे पास। इसका स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 0 तो 0 है, 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 20/3, देन मल्टीप्लाई s, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 ऐसा, मल्टीप्लाई s, तो ये कट जाएगा 40, एक बार 10 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर। तो ये हमारे पास ए एक्सेलरेशन आया, ये s 30 मीटर आया। अब हम इससे बनाते हैं पहले फोर्स, एक्सेलरेशन से। सो फोर्स मतलब थ्रस्ट कितना लगेगा इस पे, थ्रस्ट जो ऊपर जाएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मास है हमारा, मास 0.1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 20/3। हमने ऐसे इसको हटाया, ये हमारा 10 बना, फिर हमने इसको हटाया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड इन न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो है मेजर होता है न्यूटन में। हमारे पास फोर्स आया, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारे पास 2/3 न्यूटन, 2/3 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 30, ये बना तो ये जाएगा ऐसा 20 न्यूटन, यानी 20 जूल। सो वर्क डन है, ये जो वर्क डन बाय F है, ये जो थ्रस्ट ऊपर लगा है उससे जो वर्क डन हुआ है वो है ये, वो है, उसकी वैल्यू है 20 जूल। तो इसमें हमने क्वेश्चन में सबसे पहले ये ड्रॉ किया, ड्रॉ करना जरूरी है, वैसे नहीं भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं हमारी, जो चीज़ें हैं उनकी, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमने फाइंड की, देन हमने फाइनल फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास ये आंसर आया हमारे पास, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू 20 जूल। तो वर्क डन जो होगा हमेशा किसी ना किसी फोर्स को से उसको डिफाइन करो, जो एक तरीके से क्लियर हो कि हाँ किसने वर्क किया है, वर्क डन बाय विच फोर्स, तो उससे क्लियरिटी रहेगी कि किस फोर्स ने वर्क डन किया है। हमारे पास इसके अलावा भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, कि चेंज इन एनर्जी, हम देखते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। जूल एसआई यूनिट है वर्क की, और अर्ग सीजीएस यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 1 कैलोरी is equal to
4.186 जूल। 1 ये कुछ अलग यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हम देख लेते हैं उसकी डायमेंशन वर्क की। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की डायमेंशन, तो वर्क हमारा जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या होंगी? फोर्स हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m हुआ, ये हुई वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 अपॉन t मतलब lt माइनस 2। तो ये हुई फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। ये एक और l हुआ तो हमारे पास ml2 t माइनस 2। ये आई हमारे पास वर्क की डायमेंशन। ये कुछ यूनिट है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जितना जैसे 1 चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, ऐसा उससे याद करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैलोरी 4.4 से याद करेंगे कि 4 के राउंड ऑफ में 4.186 जूल, ये इतना। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि कोई बाइसिकल राइडर 10 मीटर जाएगा फिर थोड़ा रुक जाएगा, इस टाइप के। हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कोई बाइसिकल राइडर 200 न्यूटन से अपनी साइकिल को रोकता है, 200 न्यूटन से ब्रेक लगाता है और 10 मीटर दूर जाकर वो कहीं रुकती है। तो हमें बताना है 200 न्यूटन लगाता है फोर्स और 10 मीटर दूर रुकती है जाकर बाइसिकल। हमें बताना है पहला पॉइंट कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द साइकिल। वर्क डन by this force on the cycle. Second point, work done by this force, नहीं, work done by the cycle on the road. हम देखते हैं सबसे पहले कि साइकिल ने ब्रेक लगाए, ऐसा ब्रेक, ये साइकिल है, ये साइकिल
और यहाँ कहीं दूर जाकर रुकी, ये ब्रेक लग रहे हैं ऐसा पीछे के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आएगी डायरेक्शन में, तो पाई हुआ ये निगेटिव आएगा। या ऐसा समझ सकते हैं कि जब ब्रेक लगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो हमेशा वर्क डन नेगेटिव आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये 2000 जूल, ऐसा वर्क डन ऑन द साइकिल, ये ऐसा आएगा। सेकंड पॉइंट 2000 जूल आएगा। इसके बाद वर्क डन ऑन द रोड, तो हमारा फोर्स कितना है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, हाँ 200 न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे साइकिल पर फोर्स लगा तो साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बट रोड पर फोर्स लगा या साइकिल ने फोर्स लगाया रोड पर तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था, जीरो। या ऐसे समझ सकते हैं कि जो रोड पर फोर्स लगाया है वो कहीं नॉर्मल ने लगाया है ना, तो ऐसा ये है, तो 0 जूल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो 0 जूल। इस ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो एनसीईआरटी के। एक क्वेश्चन से ये फिर वर्क डन वाला क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, इसमें है वो फ्रिक्शन रिलेटेड भी है। 2 kg का इसमें ब्लॉक है कोई, और वो इनिशियली रेस्ट में है, मतलब ये हमारे पास ये है, और 2 kg का ब्लॉक है, इनिशियली रेस्ट में है, मतलब 0 u=0 है। 7 न्यूटन से हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है, 7 न्यूटन हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। फिर ये मोशन में आता है, और जो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, मतलब म्यू के इज इक्वल टू 0.1। तो ऐसा फ्रिक्शन कहीं ऐसा लग रहा होगा पीछे एफ के, ऐसा। तो हमें बताना है 10 सेकंड जो अप्लाइड फोर्स है, मतलब 7 न्यूटन जो अप्लाइड फोर्स है, उससे कितना वर्क डन हुआ, जो 7 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है 10 सेकंड में, इन 10 सेकंड। इसके बाद फ्रिक्शन कितना वर्क डन करता है, फॉर फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। इसके बाद एफ टोटल कितना वर्क डन करता है, एफ टोटल कितना वर्क डन करता है इन 10 सेकंड। एंड काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन 10 सेकंड। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 7 न्यूटन से हमको 10 सेकंड में फोर्स हम निकालना है, तो निकालने के लिए हमें जनरली एफ मतलब W=F इंटू एस हम लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हमको मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ ये नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल ये 20 kg लग रहा होगा, ऐसा कहीं ये 10 सेकंड में यहाँ कहीं आया होगा, मतलब यहाँ t=0 है, यहाँ t=10 सेकंड है, यहाँ कहीं आया होगा, यहाँ इस पर एक्सेलरेशन कुछ होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या। सबसे पहले फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू
एन। म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू 20, तो हमारे पास आया 2 न्यूटन। फ्रिक्शन मतलब 2 न्यूटन। तो यहाँ कहीं बीच में ब्लॉक है 7 न्यूटन, और इफेक्टिव जो आया होगा वो 5 न्यूटन आया होगा इफेक्टिव। तो ये टोटल होगा, ये टोटल होगा 5 न्यूटन ऐसा। पीछे क्योंकि लग रहा है 2 न्यूटन और आगे 7 न्यूटन, तो इफेक्टिव 5 न्यूटन से जिससे आगे चल रहा होगा। हम देखते हैं कि मास इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 2 kg, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और जो हम यहाँ रखेंगे वो टोटल रखेंगे क्योंकि इफेक्टिव हम निकाल रहे हैं। पूरे का जो एक्सेलरेशन आएगा, एफ टोटल हमारे पास है 5, ए है हमारे पास, ए हमको निकालना है, एफ में है हमारे पास 2, हमारे पास ए आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। अब हमें निकालना है ये ए पॉइंट। हाँ, फिर 10 सेकंड में निकालना है, तो देखना होगा कि 10 सेकंड में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया। तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 30, अगर हम 30 इक्वेशन रखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फिर हमें v चाहिए होगा। v हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे 10 सेकंड के लिए निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, इधर हमको पुट करना है प्लस हाफ, ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 सेकेंड, उससे 10 सेकंड के लिए कितना आएगा, ये आएगा 125। ये स्क्वायर होएगा, इसका 5 टाइम्स 0, ये आएगा 125 मीटर। तो हमारे पास ए पॉइंट में 7 न्यूटन ने कितना वर्क डन किया ऑन द ब्लॉक इन 10 सेकेंड। फोर्स हमारे पास है 7 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू 5 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, फिर 3 कैरी आएगा, 2 फिर 7 फिर 1 फिर 8 मीटर। बी पॉइंट में फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है 2 न्यूटन, 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमारे पास 0 आएगा, ये 1, ये 5, 2 मीटर। सी पॉइंट निकालने के लिए एफ टोटल इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय एफ टोटल, मतलब 5 न्यूटन से हमको जाना है 125 पर, तो ये 5 2 आया कैरी, 10 12 1 6 मीटर ऐसा। देन डी हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, जो हमने वर्क डन निकाल दिया है।
टोटल वर्क डन, तो ये हमारा टोटल वर्क डन जो है वो 625 आया है, 625 जूल, 625 जूल। ये भी जूल है, मीटर क्यों लिख दिया मैंने, ये भी जूल है। ये हमारे पास है पॉइंट